जब अंग्रेजों का साम्राज्य अपनी नींद में था, तब एक रहस्यमय योजना ने इतिहास के पन्नों पर दहला कर रख दिया। तात्या टोपे की वो अनकही दास्तां, जिसमें धोखे, चालाकी और देशभक्ति की ऐसी मिसाल है कि अंग्रेज भी कांप उठे। अंग्रेजों ने जिन्हें तात्या टोपे समझकर फांसी चढ़ाया, वो टोपे थे ही नहीं, बल्कि टोपे तो उसके कई सालों बाद तक वेश बदलकर अंग्रेजों से लोहा लेते रही। क्या आप तैयार हैं इस राज से पर्दा उठाने के लिए? तो आइए हमारे साथ और सुनिए इतिहास की उसे अनसुनी कहानी को। दोस्तों, तात्या टोपे का जन्म 1914 में अहमदनगर जिले के येवला गांव में हुआ था। शुरू में उनका नाम रामचंद्र राव रखा गया था। उनके पिता बाजीराव पेशवा के धर्मदाय विभाग के प्रमुख थे। बचपन से ही वो तलवार लेकर निकल पड़ते और अपने आप तलवार चलाने का अभ्यास किया करते। एक अंग्रेज लेखक ने उन्हें गैरीबाल्डी की उपमा दी, तो मराठी लेखकों ने उन्हें शिवाजी की परंपरा का अंतिम सेनानी माना। तात्या टोपे जब मुश्किल से 4 वर्ष के थे, तभी उनके पिता के स्वामी बाजीराव द्वितीय के भाग्य में अचानक परिवर्तन हुआ। बाजीराव द्वितीय 1818 में बसई के युद्ध में अंग्रेजों से हार गए। उनका साम्राज्य उनसे छिन गया। उन्हें 8 लाख रुपए की सालाना पेंशन मंजूर की गई और उनकी राजधानी से उन्हें बहुत दूर हटाकर बिठूर, कानपुर में रखा गया। यह स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति से बचने के लिए किया गया था कि वह अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ नई चालें न चल सकें। बिठूर से 12 मील दूर गंगा के तट पर छोटा सा सुंदर नगर था। वहां बाजीराव ने अपने लिए एक विशाल प्रासाद का निर्माण करवाया और अपना अधिकांश समय धार्मिक कार्यकलापों में व्यतीत करने लगे। तात्या टोपे के पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के कर्मचारी तथा उनके वफादार थे, इसीलिए वे भी परिवार सहित बाजीराव द्वितीय के पास 1818 में बिठूर आ गए। रामकृष्ण टोपे के बयान के अनुसार तात्या अपने पिता की 12 संतानों में से दूसरे थे। उनके 1 सगे और 6 सौतेले भाई और 4 बहनें थीं। यद्यपि तात्या अपने बच्चों के साथ अलग रहते थे, फिर भी सभी व्यावहारिक कार्यों के लिए उनका परिवार संयुक्त परिवार था। बिठूर में उनकी योग्यताओं और महत्वाकांक्षाओं के लिए न के बराबर स्थान था और वह एक उद्धत व्यक्ति बनकर ही वहां रहते। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट है कि वह कानपुर गए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी कर ली, किंतु शीघ्र ही हतोत्साहित होकर लौट आए। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक महाजनी का काम किया, किंतु इसे बाद में छोड़ दिया क्योंकि यह उनके स्वभाव के बिल्कुल प्रतिकूल था। तात्या के पिता पेशवा के गृह प्रबंध के पहले से ही प्रधान थे, इसलिए उन्हें एक लिपिक के रूप में नौकरी पाने में कोई कठिनाई नहीं हुई, किंतु इस नौकरी से भी वे अधिक प्रसन्न नहीं थे। लिपिक पद पर कार्य करते हुए ही एक अन्य कर्मचारी की विश्वासघात संबंधी योजनाओं का पता लगाने में नवयुवक तात्या टोपे की योग्यता, तत्परता और चातुर्य से प्रभावित होकर पेशवा ने एक विशेष दरबार में 9 हीरों से जड़ी हुई एक टोपी उन्हें पुरस्कार स्वरूप दी। दरबार में उपस्थित लोगों ने तात्या टोपे के नाम से उनकी जय जयकार की। 1851 में पेशवा की मृत्यु के पश्चात नाना साहब बिठूर के राजा हो गए और तात्या उनके प्रधान लिपिक बने। विचारधारा एक जैसी होने के कारण वे एक दूसरे के इतना निकट आए जितना कि पहले कभी नहीं थे और शीघ्र ही वह नाना के मुसाहिब के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इधर 27 जून 1857 तक विद्रोह की लपटें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ईस्ट इंडिया कंपनी के गैरिसन शहर कानपुर तक पहुंच गईं। ब्रिटिश जनरल ह्यूग व्हीलर, जो हिंदी में धारा प्रवाह संवाद में माहिर थे, उन्होंने स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाया और एक भारतीय महिला से शादी की। उन्हें विश्वास था कि उनके अधीन सिपाही लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। नाना साहिब भी 1 महीने पहले ही अपने 300 सिपाहियों के साथ अंग्रेजों का साथ देने पहुंचे थे। व्हीलर आश्वस्त थे कि उन्होंने 2 ब्रिटिश कंपनियों को लखनऊ भी भेज दिया, लेकिन गैरिसन में हिंसा भड़क उठी और जून की शुरुआत में सिपाही लड़ाई में शामिल हो गए। लगभग 3 हफ्ते की लंबी घेराबंदी के बाद कम संख्या वाले यूरोपीय लोगों ने नाना साहिब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इलाहाबाद में एक सुरक्षित मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन जब वे सती चौरा घाट पर नाव पर चल रहे थे, तभी उन पर धात लगाकर हमला किया गया। नावों में आग लगा दी गई और जो बच गए उन्हें गंगा के किनारे गोली मार दी गई या बंदी बना लिया गया। नवंबर 1857 तक टोपे ने विद्रोही सेना की कमान संभाल ली थी। उन्हें उनकी बहुत प्रभावी गुरिल्ला रणनीति के लिए जाना जाता था, जिसका इस्तेमाल वे ब्रिटिश आपूर्ति लाइनों और संचार को बाधित करने के लिए करते थे। अंग्रेजों द्वारा कानपुर पर कब्जा करने के बाद टोपे ने मध्य भारत में विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ीं। मार्च 1858 तक वे लक्ष्मीबाई की सहायता के लिए झांसी चले गए,
जिन्हें उस समय ब्रिटिश सेना ने घेर लिया था। 17 जून 1858 को ब्रितानी सैनिक ग्वालियर के नजदीक पहुंच गए। यहां पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से सीधे युद्ध में लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई की मौत की खबर के बाद युद्ध के मैदान का दृश्य बदल गया। ग्वालियर पर पेशवाओं की जीत क्षणिक साबित हुए। नाना साहेब के भतीजे राव साहेब, तात्या टोपे और बांदा के नवाब अली बहादुर सब ग्वालियर से लापता हो गए। हालांकि इससे पहले 10 जून को रानी लक्ष्मीबाई और अली बहादुर को पकड़ने पर ब्रिटिश सेना ने 10-10 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई के निधन के बाद तात्या टोपे और राव साहेब को भी पकड़ने पर 10-10 हजार रुपये के इनाम की घोषणा कर दी गई। राव साहेब ने आत्मसमर्पण की पेशकश की, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने की स्थिति में किसी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते ऐसी स्थिति में उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। लेकिन अली बहादुर ने ब्रिटिशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें इंदौर में पेंशन के साथ भेजा गया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु और अली बहादुर के समर्पण, तात्या टोपे और राव साहेब ने संघर्ष जारी रखा। ग्वालियर से निकलने के बाद तात्या टोपे चालाकी से बचते रहे। ऐसा माना जाता है कि वे पहले राजपूताना गए, फिर मालवा और थोड़े समय के लिए गुजरात में भी रहे। वहां से निकलने पर वे मथुरा गए और उसके बाद राजस्थान पहुंचे। इससे यह भी जाहिर होता है कि वे अपनी यात्राओं की दिशा बदलते रहे थे। वह टोंक जिले के सवाई माधोपुर जाने के बाद वे पश्चिम में बूंदी जिले गए, वहां से भीलवाड़ा, फिर गंगापुर गए। वहां से वापसी करते हुए मध्य प्रदेश झालरापाटन पहुंचे। वे कई दिनों तक लगातार यात्रा करते रहे। तात्या टोपे और राव साहेब इस बीच आदिवासी लोगों के बीच भी रहे। इस बीच वे लगातार कोशिश करते रहे कि ब्रिटिशों के प्रति संघर्ष बंद ना हो, लेकिन इंदरगढ़ में तात्या टोपे को नेपियर, शाबर, समरसेट, स्मिथ, माइकल और हार्नर नामक ब्रिगेडियर और उससे भी ऊंचे अंग्रेज सैनिक अधिकारियों ने हर एक दिशा से घेर लिया। बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तात्या में अपार धीरज और सूझबूझ थी। अंग्रेजों के इस कठिन और असंभव घेरे को तोड़कर वे जयपुर की ओर भागे। देवास और शिकार में उन्हें अंग्रेजों से पराजित होना पड़ा। अब उन्हें निराश होकर परौन के जंगल में शरण लेने पड़ी। परौन के जंगल में तात्या टोपे के साथ विश्वासघात हुआ। नरवर का राजा मानसिंह अंग्रेजों से मिल गया और उसकी गद्दारी के कारण तात्या टोपे 8 अप्रैल 1859 ईए को सोते समय में पकड़ लिए गए। इनके संबंध में कहा जाता है कि अंग्रेजों ने तात्या के साथ धोखा करके उन्हें पकड़ा था। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया, लेकिन खोज से ये ज्ञात हुआ है कि फांसी पर लटकाया जाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति था, तात्या टोपे नहीं। असली तात्या टोपे तो छद्मावेश में शत्रुओं से बचते हुए स्वतंत्रता संग्राम के कई वर्ष बाद तक जीवित रहे। ऐसा कहा जाता है कि 1862 से 1882 की अवधि में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी तात्या टोपे नारायण स्वामी के रूप में गोकुलपुर, आगरा में स्थित सोमेश्वर नाथ के मंदिर में कई महीने रहे थे। भारत में 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता तात्या टोपे के बारे में भले ही इतिहासकार कहते हों कि उन्हें 18 अप्रैल 1859 में फांसी दी गई थी, लेकिन उनके एक वंशज ने दावा किया है कि वे 1 जनवरी 1859 को लड़ते हुए शहीद हुए थे। तात्या टोपे से जुड़े नए तथ्यों का खुलासा करने वाली किताब टोपेज ऑपरेशन रेड लोटस के लेखक पराग टोपे के अनुसार शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को तात्या को फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि गुना जिले में छीपा बड़ौद के पास अंग्रेजों से लोहा लेते हुए 1 जनवरी 1859 को तात्या टोपे शहीद हो गए थे। इसके बारे में अंग्रेज मेजर पैजेट की पत्नी लियोपोल्ड पैजेट की किताब एंड कंटोनमेंट, ए जनरल ऑफ लाइफ इन इंडिया इन 1857 से 1859 के परिशिष्ट में तात्या टोपे के कपड़े और सफेद घोड़े आदि का जिक्र किया गया है और कहा कि हमें रिपोर्ट मिली कि तात्या टोपे मारे गए। उन्होंने दावा किया कि टोपे के शहीद होने के बाद देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी अप्रैल तक तात्या टोपे बनकर लोहा लेते रहे। पराग टोपे ने बताया कि तात्या टोपे उनके पूर्वज थे, उनके परदादा के सगे भाई।